दोस्तों, एक पूरी सेंचुरी के लिए ऑयल की इंडस्ट्री एक ऐसी इंडस्ट्री मानी गई है जो कि काफ़ी ज़्यादा लुक्रेटिव है। इनफैक्ट ये भी माना जाता है कि जिस देश के पास ऑयल है वो देश अमीर ही नहीं पर उसके पास पावर भी बहुत ज़्यादा है। ऑयल ने यूएस और रशिया जैसी कंट्रीज़ को एक सुपर पावर बना दिया क्योंकि इसकी डिमांड पूरी दुनिया में थी, पर ये सिर्फ कुछ ही देशों के पास एक कमर्शियल क्वांटिटी में अवेलेबल था। सरसों के तेल की बात नहीं हो रही है। लिथियम के डिस्कवर होने के बाद और ईवी सेगमेंट को धीरे धीरे आगे बढ़ता देख कई सारे देशों में उनकी इकोनॉमी के गिरने का खतरा नजर आ रहा है। प्लस ग्लोबली ऑयल की शॉर्टेज भी पाई जा रही है। पर अभी भी इस इंडस्ट्री के एक्सपर्ट्स का ये कहना है कि लोगों को ईवी अपनाते अपनाते काफी टाइम लग जाएगा और आने वाले 100 साल तक तो इस इंडस्ट्री को कोई खतरा नहीं। पर साथ ही साथ धीरे धीरे ये कंपनीज अब डाइवर्सिफाई करके एक कंग्लोमरेट बनने की कोशिश कर रही हैं ताकि कुछ टाइम बाद ये इररेलेवेंट ना हो जाएं। दोस्तों, इस ऑयल द्वारा डोमिनेट की गई सेंचुरी को हम 3 एपिसोड्स में कवर करेंगे, जहां हम इसके 2 बड़े प्लेयर्स और उनके इम्पैक्ट के बारे में बात करेंगे। पर आज का एपिसोड एक ऐसी शख्सियत के बारे में है जिसने ऑयल के पोटेंशियल को बहुत जल्दी पहचान लिया और वो हिस्ट्री के सबसे अमीर आदमी बने। और इन जितना अमीर कोई भी नहीं, चाहे वो मस्क हो, चाहे वो बेजोस हो, चाहे वो बर्नआउट हो। जी हाँ, आज हम बात करने जा रहे हैं जॉन डी रॉकफेलर की। Don't be afraid to give up the good to go for the great. John D. Rockefeller, the richest American who ever lived. दोस्तों, जॉन डी रॉकफेलर एक यूएस बिजनेसमैन थे जिनका जन्म जुलाई 8, 1839 में रिचफोर्ड, न्यूयॉर्क में हुआ था। उनके 5 भाई बहन थे और उनके फादर विलियम रॉकफेलर एक ट्रैवलिंग बोटैनिक फिजिशियन। विलियम बेसिकली अलग अलग शहरों में जाकर मेडिसिन बेचा करते थे और क्योंकि वो अलग अलग शहरों में रहने लगे तो उनकी एक दूसरी औरत के साथ शादी भी हुई और उनके साथ बच्चे भी थे। उस टाइम तक यूएस में 2 शादियां करना इलीगल नहीं था और ये ताज्जुब की बात है कि 1862 में ही ये लॉ आया जब बिगमी बहुत ज्यादा होने लगी। विलियम ने तब अपनी दोनों बीवियों को इस सिचुएशन के बारे में बताया और उनको साथ मूव करने में कन्विंस भी कर लिया। जॉन रॉकफेलर एक्चुअली बच्चों में सबसे बड़े थे पर उनकी कभी भी अपनी स्टेप मदर के साथ नहीं बनी। वो बचपन में अपनी माँ की टर्कीज रेस करने में मदद करते थे और फिर उनकी फैमिली क्लीवलैंड, ओहायो में मूव हो गई। घर के ऐसे एनवायरनमेंट से बहुत जल्दी निकलकर वो अपने आप को इंडिपेंडेंटली एस्टैब्लिश करना चाहते थे। क्लीवलैंड हाई स्कूल जाने के बाद वो बिजनेसमैन बनना चाहते थे और उसके लिए उन्होंने ग्रेजुएट होने का भी वेट नहीं किया। उन्होंने 1855 में 16 साल की उम्र में ह्यूबर्ट एंड टटल नाम के स्टोर में एक असिस्टेंट बुक कीपर की नौकरी कर ली, पर उनकी वहां ज्यादा कमाई नहीं हो पाई। इन सब में 2 चीजें बहुत अच्छी हुई। पहला कि उनको बिजनेस करने की समझ आ गई और दूसरा ये कि उनके कस्टमर रिलेशंस बहुत ज़्यादा अच्छे से एस्टैब्लिश हो गए थे। इतने कि जब उन्होंने वहाँ से निकलकर अपना खुद का बिजनेस एस्टैब्लिश करना चाहा तो उन्हीं के कस्टमर्स ने उनको $4000 तक का लोन भी दे दिया। तब अपने दोस्त के साथ मिलकर उन्होंने हे, मीट और ग्रेन का बिजनेस शुरू किया जिसने 1 साल के अंदर अंदर उनको $450,000 कमा के दिए और 19 साल की उम्र में ही वो बहुत अमीर हो गए। पर अब उनकी किस्मत पूरी तरह बदलने वाली थी। आज के वक्त में ऑयल इंडस्ट्री कॉन्सेंट्रेटेड है मिडिल ईस्ट में, पर उस टाइम ये इंडस्ट्री यूएस में ज्यादा पावरफुल थी। 1859 में सैमुअल कीर ने पेंसिल्वेनिया में क्रूड ऑयल की डिस्कवरी की। 1860s में पेंसिल्वेनिया ऑयल रश के नाम से इसके बारे में काफी ज्यादा चर्चा होने लगी। इस खबर को सुनते ही काफी लोग पेंसिल्वेनिया में मूव हो गए क्योंकि उनको ऑयल में एक पोटेंशियल, एक फ्यूचर दिखाई दिया। पर क्रूड ऑयल को ग्राउंड से एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसको रिफाइन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि उससे फिर केरोसिन डिराइव होगा जिसकी अर्बन एरियाज में डिमांड थी। ये ऑयल उस समय ट्रेन से ऑयल रिफाइनरीज में ट्रांसफर की जा रही थी और तब जॉन ने भी इसमें एक अपॉर्चुनिटी देखी और क्लीवलैंड में ही एक रिफाइनरी सेटअप करने का प्लान किया। जॉन रॉकफेलर पहले से ही काफ़ी सोच समझकर पैसा खर्च किया करते थे और उन्होंने मिडलमैन को कट करने के लिए उनसे वुडन बैरल्स नहीं लिए बल्कि बहुत सारा लैंड खरीदा जहां पे पेड़ काट कर उनके आदमी बैरल्स बना पाए और वो उस लैंड को रिफाइनरीज और बिजनेस के लिए यूज कर पाए। उन्होंने केमिस्ट ना सिर्फ ऑयल रिफाइनरी के प्रोसेस के लिए रिक्रूट किए थे पर उस प्रोसेस से निकल रहे बाय प्रोडक्ट्स को भी बेचना शुरू किया जैसे पैराफिन वैक्स, टार और नैप्था। और जब ये बिजनेस थोड़ा सा बड़ा हुआ तब उन्होंने हेनरी एम फ्लैगलर नाम के आदमी के साथ मिलकर शुरू करी स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। रॉकफेलर ने फिर क्लीवलैंड में सभी छोटी रिफाइनरीज को अक्वायर करना शुरू कर दिया और अगर कोई नहीं माना तो उन्हीं के एरिया में उन्होंने ऑयल एक लॉस पर, कम दाम पर बेचना शुरू कर दिया जिससे कि वो छोटी कंपनीज उनसे ज्यादा देर तक कंपीट नहीं कर पाती थी और इवेंचुअली सरेंडर कर देती थी। ऐसा करते करते वो अब बाकी स्टेट्स में भी घुस गए और यूएस का 90% ऑयल बिजनेस अब उनके कंट्रोल में आ गया। रॉकफेलर ने जो बिजनेसेस एक्वायर करे थे उन्हीं के फॉर्मर हेड्स को उन्होंने ट्रस्टीज में बदल दिया जो उनके अंडर पूरा एम्पायर चलाएं। उस टाइम यूएस में रेल रोड्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी जिससे कार्गो शिपमेंट बहुत तेजी से होती थी। इस वजह से ऑयल और रेलवेज दोनों एक बहुत इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रीज बन गए थे
और रॉकफेलर अब चाहते थे कि दोनों अब उनके कंट्रोल में आ जाएं। इस वजह से उन्होंने एक रेल रोड ट्रस्ट बनाया और ऑयल इंडस्ट्री का सेम मॉडल रेलवेज में इंप्लीमेंट करना चाहा। तब उन्होंने रेल रोड के ओनर्स के साथ एक्विजिशन की नेगोशिएशंस शुरू करी। रेलवेज के साथ एक अच्छे टर्म्स पे होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था, क्योंकि सारा ऑयल ट्रांसफ़र रेल से होता था और रॉकफेलर की ऑयल रिफाइनरी की क्वांटिटीज़ बहुत ज़्यादा थी, तो उनको पेंसिल्वेनिया स्टेट से एक डिस्काउंटेड रेट भी मिल रखा था। इनफैक्ट उन्होंने तब खुद की शिप्स भी एक्वायर करी थी ताकि उनको ट्रांसपोर्ट पे और ज़्यादा कंट्रोल मिल पाए। पहले ये मॉडल अच्छे से काम किया और फिर पेंसिल्वेनिया रेल रोड ने एक्सपैंड करना चाहा, जिसकी वजह से उन्होंने रॉकफेलर का डिस्काउंट भी काट दिया, जो रॉकफेलर को बिल्कुल पसंद नहीं आया और इस वजह से उन्होंने अपने खुद के अंडरग्राउंड पाइपलाइंस बिल्ड करने शुरू किए और दूसरी स्टेट रेल रोड्स के साथ काम करना शुरू कर दिया। और अब पेंसिल्वेनिया का सबसे बड़ा कस्टमर, उनका सबसे बड़ा सोर्स ऑफ इनकम खत्म हो गया। तब 1877 में पेंसिल्वेनिया ने अपने खुद की ऑयल रिफाइनरी शुरू की। इससे रॉकफेलर को और गुस्सा आ गया और उन्होंने स्टेट के साथ ये मैटर उठाया और इसके बाद रेल रोड एम्प्लॉयज ने भी स्ट्राइक कर दी, क्योंकि कंपनी की हालत इतनी खराब थी कि उनको कोई सैलरीज तक देने वाला नहीं था। इसको उस टाइम का ग्रेट रेल रोड स्ट्राइक बुलाया गया और फिर पेंसिल्वेनिया ने अपनी रिफाइनरी रॉकफेलर को बेच दी। 1887 में यूएस गवर्नमेंट में एक इंटरस्टेट कॉमर्स एक्ट पास की गई, जिससे रेल रोड्स की प्राइसेस पे रेगुलेशन आया ताकि वो ओवरचार्ज ना कर पाएं। पर लोगों को ये लगने लगा कि ये प्रॉब्लम कभी भी रेल रोड्स की नहीं थी, ये प्रॉब्लम थी रॉकफेलर की, जो हर छोटे और बड़े बिजनेस को अपने अंडर लेना चाहते थे। तब उस टाइम के प्रेसिडेंट रोजवेल्ट ने भी इस चीज का अपोज किया और उन्होंने लोकल्स को प्रॉमिस किया कि वो इसको रोकने के लिए नए एंटी ट्रस्ट लॉज बनाएंगे। तब ओहायो स्टेट में ये लॉज इंट्रोड्यूस हुए और क्योंकि ये एक स्टेट लॉ था, तो रॉकफेलर ने 1882 में न्यू जर्सी में कंपनी की री इनकॉर्पोरेशन कर ली और 1885 में न्यूयॉर्क में अपना नया हेडक्वार्टर्स खोल दिया। इसी दौरान उनकी ऑयल इंडस्ट्री पे पकड़ थोड़ी लूज होने लगी, क्योंकि रशिया और एशिया में भी ऑयल डिपॉजिट्स डिस्कवर हुए और फ्रांस की रॉथस्चाइल्ड फैमिली ने भी ऑयल प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। 1890 में शर्मन एंटी ट्रस्ट एक्ट पास कर दिया गया, जिससे कि रॉकफेलर का बिजनेस स्ट्रक्चर इलीगल कंसिडर हो गया और 2 साल में सुप्रीम कोर्ट ने यह डिक्लेयर कर दिया कि स्टैंडर्ड ऑयल ये सारे लॉज वायलेट कर रहा था। तब रॉकफेलर ने इसमें एक लीगल लूप होल देखा और बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज ने उनको एक स्मॉलर सेगमेंट्स में बांट लिया ताकि टेक्निकली वो एक मोनोपोली ना कंसिडर हो पाए। और 1899 में ये सारी कंपनीज एक अम्ब्रेला यानी स्टैंडर्ड ऑयल की सब्सिडरीज बन गई, जैसे बीपी, एक्सॉन, शेवरॉन, मोबिल, कॉन्कोफिलिप्स एसेट्रा। उस टाइम मक्क्रैकर्स नाम की एक जर्नलिस्ट कम्युनिटी थी जो अमेरिकन बिजनेस वर्ल्ड में करप्शन एक्सपोज करती थी और उसी कम्युनिटी के एक जर्नलिस्ट ने रॉकफेलर पे एक किताब भी लिखी, द हिस्ट्री ऑफ स्टैंडर्ड ऑयल कंपनी। 1897 में जॉन रिटायर हो गए और अपने बेटे को इस बिजनेस को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी। 1911 में फिर से वो एंटी ट्रस्ट लॉ के अंडर आए और उनको कुछ और कॉर्पोरेट एंटिटीज में स्प्लिट होने पे मजबूर कर दिया गया। उनकी कंपनी अब और 34 दूसरी कंपनीज में सेपरेट हुई, जो इवेंचुअली रॉकफेलर के लिए फायदेमंद साबित हुआ, क्योंकि कई सारी कंपनीज बाद में एक दूसरे के साथ मर्ज हुई और उनकी हाई परफॉर्मेंस की वजह से उनकी वेल्थ का एस्टिमेट करीबन $400 बिलियन तक पहुंच गया। इसके अलावा वो काफ़ी सारी चैरिटीज़ के लिए भी जाने जाते हैं। इनफैक्ट 1930s में ग्रेट डिप्रेशन के बाद उन्होंने मैनहट्टन में रॉकफेलर सेंटर एस्टैब्लिश की, जिसे एक सिटी विद इन अ सिटी भी कहा जाता था और इससे 40,000 लेबर्स को रोजगार मिला और इसके एस्टैब्लिशमेंट के बाद कई सारे अलग अलग स्ट्रीम्स के लोगों को भी नौकरी मिली। 1933 में इसका कंप्लीशन हुआ और उसके 1 साल बाद 1934 में उनका देहांत हो गया। Hey guys, thank you so much for watching that video। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज हिट द लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब बटन डाउन बिलो। इस सीरीज के नेक्स्ट वीडियो में हम ऑयल इंडस्ट्री को एक ब्रांड के थ्रू थोड़ा सा और एक्सप्लोर करने वाले हैं। सो शो अस सम लव ऑन दिस वीडियो एंड टिल देन टेक केयर, गुड बाय।